हेलो स्टूडेंट, तो आज हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम में देखेंगे कि बोर्स मॉडल के क्या लिमिटेशन थे और उसके बाद आया समरफेल्ड एक्सटेंशन ऑफ बोर्स मॉडल। तो चलो समझते हैं। सबसे पहले लिमिटेशंस ऑफ बोर्स मॉडल। ठीक है, ऑफ द बोर्स मॉडल। देखो बच्चों, इसके क्या क्या लिमिटेशन थे। तो पहला लिमिटेशन था कि बोर्स ने मल्टी इलेक्ट्रॉन के स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर सका। ठीक है, तो हम लिखेंगे पहला कि बोर्स थ्योरी, चलो मेरे साथ जल्दी जल्दी लिखते जाओ साथ साथ, ठीक है, याद होता चला जाएगा। बोर्स थ्योरी डजेंट एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन। देखिए देना, हम लोग सिंगल इलेक्ट्रॉन लाइक स्पेसिस को बोर्स मॉडल स्टडी करा रहा था हम लोग को। तो उसका ये ड्रॉबैक रहा ना कि ये मल्टी जो इलेक्ट्रॉन लाइक स्पेसिस है उसका ये स्टडी नहीं कर पा रहा था क्या। बोर्स थ्योरी डजंट एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम। ओके, चलो सेकेंड है कि वाई द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है NH/2π होगा, इसके बारे में भी बोर्स थ्योरी जो है एक्सप्लेन नहीं कर सका। बात समझ रहे हो ना। तो सेकेंड क्या लिमिटेशन रहा कि वाई द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू NH/2π। ठीक है, वाई द एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू NH/2π हैज नॉट एक्सप्लेन बाय बोर्स थ्योरी। ये भी इसका एक लिमिटेशन था। ठीक है, कि ये जो एंगुलर मोमेंटम बता रहा था किसी भी मूविंग इलेक्ट्रॉन का NH/2π के रिस्पेक्ट में होगा, लेकिन इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। ओके, तीसरा इनका क्या लिमिटेशन रहा कि बोर्स थ्योरी जो था वो रिलेटेड कर रहा था क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन एंड क्लासिकल लॉ ऑफ फिजिक्स से बगैर किसी थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन के। ठीक है ना, इनके पास कोई थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन इनका क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन और क्लासिकल लॉ ऑफ फिजिक्स का नहीं था। तो ये भी एक लिमिटेशंस के अंदर आएंगे पॉइंट्स। ठीक है ना, तो क्या लिखोगे, बोर्स interrelates quantum theory of radiation and classical law of physics ठीक है, विदाउट एनी theoretical explanation। ठीक है, बगैर कोई theoretical explanation के इन्होंने क्या किया, बोर्स थ्योरी को इंटररिलेट कर दिया किसके साथ, क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन एंड क्लासिकल लॉ ऑफ फिजिक्स से। और दूसरा क्या और क्या इनके ड्रॉबैक्स थे। तो बोर्स थ्योरी डजंट एक्सप्लेन द फाइन स्ट्रक्चर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। जो स्पेक्ट्रल लाइन बताया, ठीक है ना, उसका एकदम फाइन स्ट्रक्चर जो इनको बताना चाहिए ये नहीं बता सका। ठीक है, फाइन स्ट्रक्चर ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन ऑब्टेन व्हेन स्पेक्ट्रम व्यू बाय द स्पेक्ट्रोस्कोप या मोर रेजोल्यूशन पावर, तभी उसको स्पेक्ट्रल लाइन दिख रहा है। ठीक है ना, इससे पहले जो है वो कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। समझ में आ रहा है ना लाइन क्या मैं बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि बोर्स थ्योरी डजंट एक्सप्लेन द फाइन स्ट्रक्चर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। फाइन स्ट्रक्चर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन ऑब्टेन व्हेन स्पेक्ट्रम इज व्यूड बाय द स्पेक्ट्रोस्कोप। जब हम लोग जो स्पेक्ट्रम बन रहा है, स्पेक्ट्रल लाइन जो बन रहा है, उसको जब हम स्पेक्ट्रोस्कोप या मोर रेजोल्यूशन पावर से देख रहे हैं तब समझ में आ रहा है, उससे पहले ही एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। बात समझ रहे हो ना। तो ये भी इसका एक क्या है, लिमिटेशन है। तो बोर्स थ्योरी डजंट एक्सप्लेन द फाइन स्ट्रक्चर ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन। ठीक है, नोट में याद रखेंगे कि फाइन स्ट्रक्चर ऑफ ए स्पेक्ट्रल लाइन ऑब्टेन्ड व्हेन स्पेक्ट्रम किसके द्वारा देखा जा रहा था, स्पेक्ट्रोस्कोप, दैट इज प्रिज्म।
स्पेक्ट्रम इज viewed by स्पेक्ट्रोस्कोप या मोर रेजोल्यूशन पावर, याद रहेगा ना। चलो ये भी इसका एक ड्रॉबैक रहे थे। ओके, नेक्स्ट इनका क्या ड्रॉबैक रहा था कि बोर्स थ्योरी डजंट एक्सप्लेन द स्प्लिटिंग ऑफ ए स्पेक्ट्रल लाइन, ठीक है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, आगे चल के एक पढ़ोगे एक जीमांस इफेक्ट और स्टार्क्स इफेक्ट, इसको ये सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर सका। ठीक है ना, कि जीमांस इफेक्ट दैट इज मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में, या स्टार्क्स इफेक्ट दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में जो लाइन स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन जो है, इनकी कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से ये स्टडी नहीं करा सका। तो ये भी इनकी एक लिमिटेशंस थी कि बोर्स थ्योरी डजंट एक्सप्लेन, बोर्स थ्योरी डजंट explain Bohr's theory doesn't explain the splitting of spectral lines in the presence of magnetic field। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड दैट इज Zeeman's effect और इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज स्टार्क्स इफेक्ट। ठीक है, याद रखोगे इस चीज को। चलो इसके बाद नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन इनका क्या रहा ड्रॉबैक, तो ये इलिप्टिकल ऑर्बिट्स को एक्सप्लेन नहीं कर सका। इनके अनुसार जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे थे वो सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहे थे। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक इनका रहा कि इट डज नॉट एक्सप्लेन इलिप्टिकल ऑर्बिट। ठीक है, ये भी इनका एक ड्रॉबैक रहा। और एक लास्ट इनका मैं ड्रॉबैक बता दूं कि इट डज नॉट एक्सप्लेन एजीमुथल मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, आगे चल के ये टॉपिक पढ़ोगे जब हम इलेक्ट्रॉन के एड्रेस को जानेंगे। ठीक है, तो वहां पे आप देखोगे कि इलेक्ट्रॉन के एड्रेस बताने के लिए जो है 3 क्वांटम नंबर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और एक इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए जो होते हैं स्पिन क्वांटम नंबर हम लोग स्टडी करते हैं। ठीक है ना, ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन के एड्रेस को बताते हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ बात कर रहा था किसके विषय में, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के विषय में। ये कुछ भी डिस्कस नहीं कर रहा था बोर्स थ्योरी, एजीमुथल क्वांटम नंबर या मैग्नेटिक क्वांटम नंबर या स्पिन क्वांटम नंबर। तो ये इनका एक ड्रॉबैक रहा था। ठीक है, कि इट डज नॉट एक्सप्लेन एजीमुथल मैग्नेटिक एंड स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, ये सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा था किस चीजों के विषय में, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के विषय में। तो ये इनका मोटा मोटी क्या रहा, ड्रॉबैक रहा। ठीक है, तो इस ड्रॉबैक को स्टडी करने के बाद देखो एक साइंटिस्ट हमारे बीच आए जिनका नाम था सोमरफेल्ड। जो भी उनका जो है बोर्स मॉडल को उन्होंने एक्सटेंड किया, सोमरफेल्ड। ठीक है, देखो जो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ, वो एलिप्टिकल और सर्कुलर दोनों प्रकार के ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं। जैसे उनके कॉन्सेप्ट के अनुसार क्या था कि जैसे ये न्यूक्लियस है, तो ये जो पहला ऑर्बिट है ये सर्कुलर है, लेकिन इसके बाद वाला जो ऑर्बिट्स हैं इनका पाथ वो इलिप्टिकल बता रहे थे। कैसा बता रहे थे, इलिप्टिकल बता रहे थे। बात समझ में आ रहा है ना। तो सोमरफेल्ड क्या कह रहे थे कि इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के चारों तरफ मूव कर रहा है वो सर्कुलर ऑर्बिट के साथ साथ इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करता है। ठीक है ना, तो सर्कुलर ऑर्बिट ये एक स्पेशल केस बता रहे थे कि जैसे कि देखो स्पेशल केस के पहले मैं आपको बता दूं, जैसे ये इलिप्टिकल पाथ है तो ये मेजर एक्सिस है और ये माइनर एक्सिस है। तो स्पेशल केस में क्या बता रहे थे, स्पेशल केस में कि इफ मेजर एक्सिस इज इक्वल टू, कौन सा मेजर एक्सिस, इफ लेंथ ऑफ, क्या बोलेंगे, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इक्वल टू लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। ठीक है, यदि लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस के बराबर हो जाएगा, इन दैट केस पाथ जो होगा सर्कुलर होगा। इन दैट केस पाथ क्या होगा,
सर्कुलर होगा। इसके अलावा जो भी इलेक्ट्रॉन का रिवॉल्विंग पाथ होगा बच्चों वो समरफील्ड के अनुसार इलिप्टिकल होगा। क्या होगा? इलिप्टिकल होगा। बात समझ में आ रहा है ना? क्लियर है ना? सर्कुलर पाथ समझ रहे हो? ये हो गया आपका सर्कुलर पाथ और ये क्या हो गया बच्चों? इलिप्टिकल पाथ हो गया। ठीक, तो सर्कुलर पाथ में आप देखते हो ना कि ये जो है पूरा दोनों, ये मान लो अगर इसको मैं मेजर बोल रहा हूँ इसको माइनर, तो ये मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस का लेंथ जो है दोनों बराबर है। ये मेजर ये माइनर, ठीक है ना? लेकिन यहाँ पे दोनों बराबर है, यहाँ पे दोनों क्या है? बराबर है। तो ये अगर इलेक्ट्रॉन है तो इसकी देखो इस तरह से वेलोसिटी मिलेगी। लेकिन जब इलिप्टिकल पाथ रहेगा, ध्यान देंगे, जब इलिप्टिकल पाथ रहेगा तो इसका मेजर एक्सिस देखो ये होगा और माइनर एक्सिस देखो ये होगा। बात समझ रहे हो ना? ये मेजर एक्सिस हो गया और ये क्या हो गया? माइनर एक्सिस हो गया। तो यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन्स का हम स्टडी करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स के पास बहुत डिफरेंट टाइप की वेलोसिटी मिलेगी। जैसे मान लो यहाँ से अगर ऐसे निकला तो ये इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी। क्या होगी? इलेक्ट्रॉन की टेंजेंशियल वेलोसिटी। अगर ये इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ इसकी वेलोसिटी अगर हम स्टडी करेंगे तो इसको हम लोग बोलेंगे एंगुलर वेलोसिटी। क्या बोलेंगे? एंगुलर वेलोसिटी। अगर हम यहाँ से इसकी वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन्स की स्टडी करेंगे तो इसको हम लोग बोलेंगे रेडियल वेलोसिटी। क्या बोलेंगे? रेडियल वेलोसिटी। क्लियर है ना? तो डिफरेंट टाइप के हमको इलिप्टिकल पाथ में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी के विषय में आइडिया मिलता है। बात समझ रहे हैं ना? तो इनके अनुसार क्या था कि जब भी इलेक्ट्रॉन इलिप्टिकल पाथ में मूव करेगा अकॉर्डिंग टू समरफील्ड, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं अकॉर्डिंग टू समरफील्ड कि इफ इलेक्ट्रॉन्स revolve in elliptical orbit, then its angular momentum shows two component। याद रखेंगे कि जब भी इलेक्ट्रॉन जो है इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करेगा तो ये दो कंपोनेंट को बेसिकली शो करेगा। पहला जो होगा कंपोनेंट वो रेडियल कंपोनेंट होगा। क्या होगा? रेडियल कंपोनेंट। और दूसरा जो कंपोनेंट शो करेगा बच्चों इसको हम लोग बोलेंगे एजीमुथल कंपोनेंट। ठीक है? एजीमुथल कंपोनेंट। क्लियर है ना? ये समरफील्ड के कॉन्सेप्ट के अनुसार था। तो इन्होंने बताया कि जब भी इलेक्ट्रॉन इलिप्टिकल पाथ में मूव करेगा तो इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया रेडियल कंपोनेंट्स का। क्या दिया? रेडियल कंपोनेंट्स को इसने कहा JR। ठीक है ना? इसको क्या चीज से रिप्रेजेंट कर रहा है? रेडियल कंपोनेंट को JR बराबर उन्होंने कहा NRH डिवाइडेड बाय 2π होगा। ठीक है ना? वेयर NR क्या रिप्रेजेंट करेगा? रेडियल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। NR क्या चीज को रिप्रेजेंट करेगा? रेडियल क्वांटम नंबर। ठीक है ना? क्वांटम नंबर मेन एनर्जी लेवल के लिए हम लोग स्टडी किए थे ना क्वांटम नंबर को, ये चीज यहाँ पे बोल रहा है। ZR बराबर NRH अपॉन 2π, वेयर NR जो हो जाएगा किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा? रेडियल क्वांटम नंबर को। ठीक है ना? एंड वैल्यू जो होगा, वैल्यू ऑफ NR जो होगा बच्चों वो n-1 2 अप टू कहां तक लेंगे हम लोग? 0 तक लेंगे। n-1 से कहां तक जाएंगे बच्चों? 0 तक जाएंगे। वेयर n क्या कहलाएगा? तो वेयर n जो होगा नंबर ऑफ सेल्स कहलाएगा। इसको आगे हम लोग न्यूमेरिकल्स में स्टडी करेंगे कि ये n-1 से 0 तक कैसे भेजेंगे रेडियल कंपोनेंट्स को में NR, दैट इज रेडियल क्वांटम नंबर। और दूसरा इन्होंने आइडिया दिया फिर एजीमुथल क्वांटम नंबर का। ध्यान देंगे सेकेंड जो है, सेकेंड ये था आपका फर्स्ट। ठीक है? ये सेकेंड में देखो एजीमुथल कंपोनेंट्स, एजीमुथल कंपोनेंट्स। ठीक है ना? हम लोग नेक्स्ट अगला 1-2 क्लास के बाद जो है क्वांटम नंबर को इन डिटेल स्टडी करने वाले हैं। परेशान नहीं होना, वहां पे हम लोग इलेक्ट्रॉनों का एड्रेस फाइंड करने के लिए क्वांटम नंबर स्टडी करते हैं। तो वहां पे डिटेल नॉलेज आप देखोगे। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बाद आएगा एजीमुथल क्वांटम नंबर, और एजीमुथल क्वांटम नंबर टोटली डिपेंड करेगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे। ठीक है ना? बात समझ रहे हो ना? फिर आएगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो एजीमुथल पे डिपेंड करेगा, और फिर स्पिन क्वांटम नंबर हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रॉनों के एड्रेस को स्टडी करने के लिए। इलेक्ट्रॉन के एड्रेस तो सभी दिखा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शंस को स्टडी करने के लिए कि इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज जाएगा या एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। बात समझ रहे हो ना? इसलिए परेशान होने का जरूरत नहीं है। तो चलो यहाँ पे हम लोग देखते हैं सोमरफेल्ड के अनुसार एजीमुथल कंपोनेंट्स। तो बच्चों एजीमुथल कंपोनेंट्स J∅ के द्वारा उन्होंने रिप्रेजेंट किया और बोला कि N∅H/2π होगा। ठीक है ना?
n5h अपॉन 2 होगा। आप समझ सकते हो n5 का वैल्यू क्या, तो एजीमुथल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। किसको रिप्रेजेंट करेगा? एजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है, एजीमुथल क्वांटम नंबर। और वैल्यू ऑफ n5 जो लेगा, वैल्यू ऑफ, ध्यान देंगे, वैल्यू ऑफ n5 जो होगा बच्चों वो 1 2 3 4 अप टू n तक लेंगे, ठीक है ना। कहाँ तक लेंगे? 1 2 3 अप टू n तक, वेयर n क्या कहलाएगा? n नंबर ऑफ सेल्स कहलाएगा या सेल नंबर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? शेल नंबर। समझ में आया ना? सोमरफेल्ड के अनुसार दो कंपोनेंट हम लोग देख रहे हैं, एक रेडियल कंपोनेंट और दूसरा एजीमुथल कंपोनेंट। तो बताया कि जो टोटल एंगुलर मोमेंटम होते हैं किसी इलेक्ट्रॉन्स के, सोमरफेल्ड ने क्या बताया कि जो टोटल एंगुलर मोमेंटम होंगे किसी रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन के, वो इसके रेडियल कंपोनेंट प्लस एजीमुथल कंपोनेंट के सम के क्या होंगे? बराबर होंगे। बात समझ रहे हो ना? क्या हो गया? जैसे यहाँ पे जे एन लिख दिया मैंने, टोटल एंगुलर मोमेंटम, तो ये बताया जेड आर प्लस जे फाइव के बराबर होगा। जे आर प्लस जे फाइव समझ रहे हो ना? रेडियल कंपोनेंट प्लस एजीमुथल कंपोनेंट के सम के क्या होगा? बराबर होगा। तो इसको आप आगे इस तरीके से भी लिख सकते हो, एन आर एच बाय 2 पाई प्लस एन फाइव एच बाय 2 पाई। समझ रहे हो ना? अब क्या करो, जेड एन बराबर क्या लिखोगे? एन एच बाय 2 पाई, ठीक। और यहां से आप क्या कर सकते हो? एच बाय 2 पाई कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखो एन आर प्लस क्या बनेगा? एन फाइव बनेगा। तो एच बाय 2 पाई, एच बाय 2 पाई क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। कैंसिल आउट हो जाएगा तो एन का मान देखो, एन आर प्लस एन फाइव के क्या होगा? बराबर होगा। अब समझ में आ गया ना? ये एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। एन किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा? एन रिप्रेजेंट करेगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहने का मतलब क्या हो गया कि इलेक्ट्रॉन का जो मेन एनर्जी लेवल है इस चीज को रिप्रेजेंट करेगा। बात समझ रहे हो ना? और ये एन आर किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा? तो बच्चों एन आर रेडियल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। किसको रिप्रेजेंट करेगा? रेडियल क्वांटम नंबर, ठीक है, रेडियल क्वांटम नंबर। और बच्चों एन फाइव किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा? तो ये एजीमुथल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। किसको रिप्रेजेंट करेगा? एजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है, एजीमुथल क्वांटम नंबर। अब देखो, जैसे मान लो एग्जांपल में मैं ले रहा हूं कि इफ n इज इक्वल टू 4, यदि मान लो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 है, तो बताओ इसमें ये जो रेडियल क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर का मान क्या क्या होगा। तो देखो n बराबर अभी आपने क्या पढ़ा? एन आर प्लस एन फाइव, और मैंने आपको एन आर और एन फाइव का वैल्यू बताया है। एन आर का जो वैल्यू मैंने बताया है वो कहां से कहां तक? n-1 टू 0 तक, n-1 टू कहां तक? 0 तक। तो देखो n अगर यहाँ पे 4 लिए तो n-1, तो 4 में से 1 जाएगा, तो 4 में से 1 जाएगा, यहाँ कितना बचेगा? 3। और उस समय n5 कितना होगा? 1, क्योंकि n5 का मान देखो हम लोग 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। कहां से स्टार्ट कर रहे हैं? 1 से। और n5 का वैल्यू देखो मैंने यहाँ पे लिख के दिया है, सॉरी nr का वैल्यू हमने लिख के दिया है n-1 टू 0 तक, n-1 टू 0 तक। दिखाई दे रहा है ना? तो देखो यहाँ पे हमने n का मान क्या लिया? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का मान हमने 4 लिया, ठीक है। तो nr जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? तो n-1, तो 4-1 देखो 3 होगा। उस समय n5 कितना हो जाएगा? 1 होगा। इस तरह अगर मान लो यहाँ पे n-1 हुआ, अब फिर 3 माइनस अगर मान या 4-2, जैसे n-1 हम कर रहे हैं ना, तो कब तक उसको ले जाएंगे? 0 तक। तो एक बार 1 घटाए, फिर 1 घटाएंगे, तो यहाँ पे कितना आएगा? nr का मान 2, nr का मान 2 आएगा। उस समय n5 भी कितना हो जाएगा? 2। तो यहाँ पे n कितना आएगा? 4, ठीक है ना? देखो फिर दोनों का सम कितना आ जाएगा? 4। फिर एक और घटेगा, तो ये अगर 1 आएगा तो यहाँ पे ये कितना आ जाएगा? 3। फिर देखो अगर यहाँ पे ये 0 आएगा तो ये कितना आ जाएगा? 4, अभी भी 4, ये भी दोनों का सम कितना? 4। तो मैंने बताया ना कि nr जो होंगे रेडियल क्वांटम नंबर n-1 से कहां तक जाएंगे? 0 तक जाएंगे। तो यदि n का मान 4 है तो ये कितना जाएगा? 3 जाएगा, 2 जाएगा, 1 जाएगा, 0। यदि 5 रहता तो कहां जाता? 4 जाता, 3 जाता, 2 जाता, 1 जाता, 0 जाता। उस समय ये nr था, ये nr था। उस समय n5 जो है कहां पे जाएगा? तो 1, 2, 3। यहाँ पे n5 कहां पे जाएगा? तो 1, 2, 3, 4, 5। समझ में आ रहा है ना? क्लियर है? चलो कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ पर, समझ में आ गया सोमरफेल्ड क्वांटम मॉडल। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे नोट में एक बातें आप सबसे पहले लिखो, इसके बाद हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे इस पर बेस्ड। तो पहला पॉइंट्स याद रखोगे कि लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस,
द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस रिप्रेजेंटेड बाय एन आर प्लस एन फाइव, ठीक है ना, दैट इज एन, दैट इज क्या चीज, एन। तो ये लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस कौन रिप्रेजेंट करेगा, एन आर प्लस एन फाइव, और एन आर प्लस एन फाइव का जो मान होता है वो सम ऑफ किसके बराबर होता है, एन के बराबर होता है। दिमाग में बैठा लो इस चीज को, ठीक है ना। एंड ये एन आर समझ रहे हो, रेडियल क्वांटम नंबर, एन फाइव क्या है, एजीमुथल क्वांटम नंबर, एन क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एन क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। एंड लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस जो होंगे, माइनर एक्सिस, ये रिप्रेजेंट करेंगे, रिप्रेजेंटेड बाय, अभी जस्ट आपने देखा एन फाइव से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एन फाइव से, याद रहेगा ना। और दूसरा पॉइंट याद रखोगे कि पाथ ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको हम लोग के से रिप्रेजेंट कर देंगे, और ये एन आर प्लस एन फाइव डिवाइडेड बाय एन फाइव के क्या होगा, बराबर होगा। अब आप समझ सकते हो एन आर प्लस एन फाइव क्या मैं बोल रहा हूं, एन आर प्लस एन फाइव एन बोल रहा हूं बटा एन फाइव। तो एन किसको रिप्रेजेंट करेगा, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, किसको रिप्रेजेंट करेगा, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, ठीक है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। एन फाइव किसको रिप्रेजेंट करेगा, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, ठीक। तो पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हो जाएगा, पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हो जाएगा, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस अपॉन लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, याद रहेगा ना। दिस इज के से हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन को। चलो अब हम लोग समझते हैं पाथ को कि कैसा कैसा पाथ। पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब दो चीजें, या तो पाथ कैसे बनेंगे, इलिप्टिकल बनेंगे, ठीक है ना, इलिप्टिकल बनेंगे, या दूसरा पाथ क्या बनेंगे, सर्कुलर बनेंगे। क्या बनेंगे, सर्कुलर, ठीक है ना। कितने पाथ इलिप्टिकल होंगे, कितने पाथ सर्कुलर होंगे। तो अब बहुत ही आसान है समझना आप लोग के लिए। जैसे मान लो कि हम ले रहे हैं एन का मान 4 ले रहे हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना ले लिए, 4 बोले, तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस के लिए हमने क्या ले लिया, एन का मान 4, ठीक है। तो उस स्थिति में जो एन फाइव होगा, तो एन फाइव का मान कितना के बराबर होगा, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ठीक है। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो देखो के का मान हमने यहाँ लिखा 4 4 4 4, और उस स्थिति में हमने यहाँ पे डिवाइड करेंगे ना, के बराबर लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस अपॉन लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। तो उस समय माइनर एक्सिस क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 3 होगा, और यहाँ पे कितना होगा, 4 होगा, ठीक है। तो 4/4 यहाँ पे जो पाथ मिलेगा हमको, ये मिलेगा सर्कुलर पाथ। कैसे मिलेगा, सर्कुलर पाथ, ठीक है ना। कैसा मिलेगा, सर्कुलर पाथ, याद रहेगा ना। और ये जो पाथ आपको मिल रहा है बच्चों, ये तीनों पाथ, ये जो पाथ मिलेगा 3 इलिप्टिकल पाथ मिलेंगे। कैसे मिलेंगे, 3 इलिप्टिकल पाथ, याद रहेगा ना। कि यदि एन का मान 4 हो तो एन फाइव कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5। एन फाइव क्या है, एजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है। या फिर आप यहाँ पे क्या बोल रहे हो, एन फाइव को लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। तो ये रिप्रेजेंट करता है कि क्या पाथ, जैसे कि n बराबर 4 का मतलब क्या हो गया, ध्यान देंगे। n बराबर 4 का मतलब हम लोग क्या जानते हैं, जैसे ये न्यूक्लियस होता है, तो ये पहला सेल, ये दूसरा सेल, ये तीसरा सेल, और ये क्या हो गया, चौथा सेल। तो ये चौथा सेल जो है हम लोग यहाँ पे ना सर्कुलर दिखा रहे, बट प्रैक्टिकली ये सर्कुलर नहीं होगा। इसी चीज को तो स्टडी करना है। ये इलिप्टिकल पाथ होगा, क्यों, क्योंकि सोमरफेल्ड इसको क्लियर कर रहा है कि जब भी इलेक्ट्रॉन पाथ में मूव करेंगे तो मात्र एक पाथ जो होगा सर्कुलर होगा, 3 पाथ क्या होगा, इलिप्टिकल होगा। तो ये जो डायग्राम अब तक आप पढ़ते आओ, ये डायग्राम सही नहीं है, बात समझ रहे हैं। डायग्राम कुछ इस तरीके से होगा, जैसे ये वाला, पहला पाथ जो होगा सर्कुलर होगा, दूसरा पाथ इलिप्टिकल, तीसरा पाथ भी इलिप्टिकल, चौथा पाथ भी इलिप्टिकल। बात समझ में आ रहा है ना। तो यही चीज यहाँ पे बता रहा है। देखो एन का मान जब 4 आप लेते थे तो ये के सेल, एल सेल, एम सेल, एन सेल होता था ना, ठीक है ना। तो एन बराबर 4 कौन सा सेल रिप्रेजेंट करता है, एन सेल के एनर्जी लेवल को रिप्रेजेंट करता है। बात समझ रहे हैं ना। तो एन सेल में ये वाला पाथ केवल एक सर्कुलर होगा, और 3 पाथ क्या होगा बच्चों, इलिप्टिकल होगा। दिमाग में इसको सेट कर लो। अब तो आप क्लियर हो गया होगा यहाँ पर। अब जैसे मान लो कि मैं एन का मान 5 ले लेता हूँ, तेजी से बताओ, एन का मान यदि मैं 5 लेता हूं तो एन फाइव का मान होगा 1 2 3 4, कितना हो जाएगा 5। तो के जो हम लोग निकालेंगे, के क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बताओ, के रिप्रेजेंट कर रहा है पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन को। तो ये देखो कितना हो जाएगा पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखो 5 बट्टा हम 1 ले रहे हैं, n बट्टा n5 ले रहे हैं, 5/2 ले रहे हैं, फिर 5/3 ले रहे हैं, 5/4 ले रहे हैं, और
5 ले रहे हैं, तो 5/5 देखो कट के यहाँ पे कितना 1 आ रहा है, इसका मतलब ये 1 सर्कुलर पाथ हो गया। कितने पाथ हो गए? 1 सर्कुलर पाथ हो गया। और बाकी पाथ क्या हो जाएंगे बच्चों? ये 4 इलिप्टिकल पाथ हो जाएंगे। क्या होंगे? 4 इलिप्टिकल पाथ। क्लियर है ना? पक्का समझ में आ रहा है? ठीक है। अब जैसे मान लो अदर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूं कि n का मान 1 है, अब बताओ n5 कितना होगा? n5 भी 1 होगा। अब यहाँ पे यदि आपसे सवाल पूछा जाए नंबर ऑफ इलिप्टिकल पाथ कितने होंगे, नंबर ऑफ सर्कुलर पाथ क्या होगा, तो देखो यहाँ पे अगर आप k निकालोगे तो देखो 1/1, तो 1/1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सर्कुलर पाथ। सर्कुलर पाथ। अब सर्कुलर पाथ यहाँ पे दिख रहा है, इलिप्टिकल पाथ हमें कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो नंबर ऑफ सर्कुलर पाथ कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ सर्कुलर पाथ जो होगा बच्चों ये 1 हो जाएगा, जबकि नंबर ऑफ इलिप्टिकल पाथ क्या होगा? इलिप्टिकल पाथ ये कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। पक्का समझ में आ रहा है? क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं? चलो तो एकदम नोट में शॉर्टकट याद रखने का, नोट में शॉर्टकट याद रखो कि इन nth ऑर्बिट नंबर ऑफ इलिप्टिकल पाथ जो होंगे, नंबर ऑफ इलिप्टिकल पाथ हमेशा याद रखना n-1 होंगे। कितना होंगे? n-1। देखो अभी n का मान 4 था तो इलिप्टिकल पाथ 3 निकल रहे थे, n का मान 5 था तो इलिप्टिकल पाथ 4 निकल रहे थे, n का मान 1 है तो 1 में से बन गया 0। नंबर ऑफ इलिप्टिकल पाथ कितने निकल गए? 0। और नंबर ऑफ सर्कुलर पाथ हमेशा क्या होंगे? नंबर ऑफ सर्कुलर पाथ हमेशा जो होंगे 1 होंगे। क्लियर है ना? कोई दिक्कत नहीं? चलो तो पहला जो ऑर्बिट्स होंगे, पहला ये हमेशा जो होंगे सर्कुलर पाथ में होंगे, इसमें जब इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो वो सर्कुलर पाथ में मूव करेंगे। ठीक है ना? चलो एक बहुत ही खूबसूरत सा सवाल मैं आपको दे रहा हूं बनाने के लिए। ठीक है, इसके बाद आज का क्लास हम लोग एंड करेंगे। जैसे सवाल है कि n+1 इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ द एनर्जी स्टेट फॉर एन एटम। ठीक है, व्हाट आर द नंबर ऑफ इलिप्टिकल पाथ ले लो या ऑर्बिट ले लो, इलिप्टिकल ऑर्बिट्स एसोसिएटेड विद इट। चलो जल्दी से बताओ, बहुत ही आसान सवाल है। ऑप्शन ए n-1, ऑप्शन बी n+1, ऑप्शन सी n-2 और ऑप्शन डी n। क्लियर है? तो जल्दी से बताओ आंसर क्या होगा। मेरे बनाने से पहले कमेंट करो। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू कितना दिया है बताओ। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो गया n+1, तो नंबर ऑफ इलिप्टिकल पाथ जैसे मैंने आपको बताया है n-1 होता है, तो नंबर ऑफ इलिप्टिकल पाथ या ऑर्बिट बताओ कितना हो जाएगा। तो n-1, तो n+1 क्योंकि n की जगह पे यहाँ पे n+1 है, इसका मतलब करेक्ट आंसर जो होगा बच्चों n होगा। ठीक है, तो आई होप आपको आज समझ में आया होगा कि क्या रहे ड्रॉबैक्स बोर्स मॉडल का, और उसके बाद जो सोमरफेल्ड आया उसने क्या कॉन्सेप्ट दिया। तो उसने मेन कॉन्सेप्ट क्या दिया था कि इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है, ठीक है ना, वो सर्कुलर पाथ में ही नहीं सिर्फ मूव कर रहा है, वो इलिप्टिकल पाथ में भी मूव करता है। और ये सिंपल सा बता दिया कि किसी भी एटम के लिए जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा वो सिर्फ पहले सेल में जो होगा वो सर्कुलर पाथ में होगा, जबकि बाकी किसी भी सेल में देखोगे तो इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट होगा बच्चों वो इलिप्टिकल पाथ में होगा। बात समझ रहे हो ना? चलो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में बच्चों स्टडी करेंगे वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या क्या चीजें स्टडी करने वाले हैं वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम में। तो 3 चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, इन डिटेल हम लोग देखेंगे। पहला डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट देखेंगे, डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। क्या देखेंगे बच्चों? हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। और तीसरा कॉन्सेप्ट हम लोग देखने वाले हैं, तीसरा स्क्रोडिंगर
बड़ा डेंजर नाम ही है, स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ठीक है ना, स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो ये 3 कॉन्सेप्ट का 3 वीडियोस रहेगा, एक डी ब्रॉगली पे बेस्ड रहेगा, एक हिजनबर्ग पे बेस्ड रहेगा और एक स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशंस पे बेस्ड रहेगा। ये कहलाएगा वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम। तो चलो आज के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू।